सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक प्रीवियस यानी कि यूजीसी नेट सेकंड पेपर सब्जेक्ट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें यह पुराना काफ़ी पेपर है। उस समय जो है 75 क्वेश्चन आया करते थे। दो पेपर हुआ करते थे, एक 50 नंबर का, एक 75 नंबर का। तो इसमें से जो 75 क्वेश्चन वाला पेपर है, ये पुराना पेपर है। इसमें से हम आधे क्वेश्चन आज करेंगे, आधे दूसरे में, क्योंकि एक में करने से एक क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे सीधा, ज़्यादा बात नहीं करते हुए। यह है आपके नेट एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम, पीसीएस एग्ज़ाम और दूसरे सभी एग्ज़ामों में आपके लिए आपकी मदद कर सकता है। पीएचडी के लिए एग्ज़ाम, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम, और जो होने वाले यूपीएससी में कोई भी एग्ज़ाम है उसमें भी आपकी मदद करेगा। प्रश्न नंबर 1 है, नेहरू ने राष्ट्र को अपना प्रथम संबोधन किन प्रसिद्ध शब्दों से किया? ए है ए हिस्ट्री विद नेशन, सॉरी हिस्ट्री नीट, ए ट्रिस्ट विद नेशन, बी है ए ट्रिस्ट विद कंट्री, सी है ए ट्रिस्ट विद डायनेस्टी, और तीसरा है ए ट्रिस्ट विद इंडिया। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही है। जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जब पहला संबोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, तो उनका जो है संबोधन ए ट्रिस्ट विद डायनेस्टी के साथ हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, स्वतंत्रता के पश्चात कौन सी रियासत यथास्थिति बनाए रखना चाहती थी या पक्षधर में थी कि हम जैसे देश आज़ाद होने से पहले हैं इसी तरह बने रहें? ए में दिया है जूनागढ़, बी में दिया है हैदराबाद, सी में दिया जम्मू कश्मीर, डी में दिया है पेप्सू। तो दोस्तों, वह इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन, हैदराबाद। हैदराबाद ऐसी रियासत थी जो अपने को यथास्थिति में बनाए रखना चाहती थी, लेकिन तत्काल गृह मंत्री द्वारा देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके एक महीना बाद ही सेना का अभियान गोल्फ के नाम से शुरू किया और 17 सितंबर 1947 को उस पर विजय प्राप्त कर ली और भारत में उस रियासत को मिला लिया, यानी कि हैदराबाद रियासत को मिला लिया गया। प्रश्न नंबर 3 है, जम्मू कश्मीर समस्या को किस तिथि को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भेजने को तैयार हुई? 30 दिसंबर 1947 को, बी है 30 दिसंबर 1948 को, सी है 30 नवंबर 1947 को, डी है 30 नवंबर 1948 को। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है 30 दिसंबर 1947 को। जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद देश भारत और पाकिस्तान में बंट गया। उस समय दो पाकिस्तान हुआ करते थे, एक पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो पाकिस्तान है। देश आज़ाद होने के बाद जम्मू कश्मीर में भी कुछ थोड़ा सा शामिल होने के लिए, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़, कुछ मामला चल रहा था, लेकिन तत्काल गृह मंत्री द्वारा इसको सभी को सोल्व कर लिया गया और कुछ फिर जो है जम्मू कश्मीर को भी भारत में शामिल हो गया। लेकिन जैसे शामिल होने के बाद पाकिस्तान की कबीलाओं ने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। इसके जवाब देते हुए भारतीय सेना जो है काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी थी और भारत के मुजफ्फराबाद तक कब्जा कर लिया था। लेकिन कुछ कारणों से फिर जो है इस केस को भारत सरकार ने 30 दिसंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया। प्रश्न नंबर 4 है, स्वतंत्रता के बाद भी फ्रांस के अधीन कौन कौन से भारतीय क्षेत्र थे? ए पांडिचेरी, बी चंद्रनगर, सी माही, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, जब भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बावजूद भी भारत में कुछ फ्रांस के कब्जे में क्षेत्र थे और इन क्षेत्रों को काफ़ी दिनों बाद तक भारत ने स्वतंत्र कराया। तो यह सभी क्षेत्र उस समय आज़ादी के समय फ्रांस के अधीन थे। प्रश्न नंबर 5 है, गोवा को कब भारत में शामिल किया गया? ए ऑप्शन है 18 अक्टूबर 1961 को, बी ऑप्शन है 18 दिसंबर 1961 को, सी ऑप्शन है 19 दिसंबर 1961 को, डी ऑप्शन है 19 दिसंबर 1960 को। तो दोस्तों, 5 का जो सी ऑप्शन सही है,
19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों द्वारा से इसको कब्जे से छीनकर भारत में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 6 है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता या कहने मतलब हड़प्पा सिंधु घाटी के अस्तित्व है। सी है, हड़प्पा सभ्यता नगरों में सबसे बड़ा है। सिंधु सभ्यता का आरंभ हड़प्पा में हुआ था। तो 6 का जो है दोस्तों, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई थी सर्वप्रथम हड़प्पा नामक शहर जो है उसमें हुई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित पशु समूह में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की जो पाशुपति मुद्रा का पर अंकित है, या जो मोहनजोदड़ो की जो मुद्रा मिली है या वहाँ पर जो सिक्का मिला है उस पर कौन कौन से पशु अंकित है। ए में दिया है सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ। बी में दिया है व्याघ, हाथी, गैंडा और भैंसा। सी में दिया है सिंह, भैंसा, गैंडा और घोड़ा। डी में है वृषभ, भैंसा, हाथी और गैंडा। तो दोस्तों 7 में जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो सिक्का मिला है यानी कि मोहर मिली है उस पर सिंह युक्त 3 मुख वाला एक पुरुष का चित्र है और उस पुरुष के चित्र के जो है यानी कि उसको पशुपति माना जाता है। उसके दाहिनी ओर जो है हाथी और व्याघ का चित्र है, बाईं ओर जो है भैंसे और गैंडे का चित्र है और ऐसा लगता है कि वह जो है एक सिंहासन पर बैठी हुई मूर्ति है और उनके आगे 2 हिरण का भी चित्र इस मुद्रा पे प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 8 है, समाज में चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त होता है। ए है ऋग्वेद के नासदीय सूत्र में, बी है ऋग्वेद के केशिन सूत्र में, सी है अथर्ववेद के पृथ्वी सूत्र में, डी है ऋग्वेद के पुरुष सूत्र में। तो दोस्तों ऋग्वेद के जो पुरुष सूत्र है उसमें समाज के वर्ण व्यवस्था का वर्णन सबसे पहले मिलता है। इसमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का भी वर्णन साथ साथ में मिलता है। इसमें शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख करते हुए कहा गया कि विराट पुरुष के जो मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शुद्ध को वर्ग का उत्पत्ति हुई या उत्पन्न हुए। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए उत्तर संकेतों के अनुसार अपना उत्तर चुनिए। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे एक नैतिक व्यवस्था के संस्थापक थे, दूसरा झंझावत के देवता थे, तीसरा जो है पापियों को दंड देने वाले थे और चौथा वर्षा के देवता थे। तो इसमें ऑप्शन आपको चुनना है कौन सा है। तो दोस्तों मैं बता दूं इसमें बी ऑप्शन यानी कि 1 और 3 सही है। एक तो नैतिक व्यवस्था के संरक्षण और पापियों को दंड देने वाले, क्योंकि जो ऋग्वेद में जो देवताएं हैं उनमें वरुण के नैतिक देवता के तौर पर माना गया है। साथ ही जो है उन्हें प्राणियों के जो है जो कर्म करने वाले लोग थे उनके पाप देने के तौर पे भी उनको वर्णित किया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से अग्निवेदियों के प्रमाण मिले। अग्निवेदियों का दोस्तों कहने का मतलब ये है जहाँ वैदिक स्थल और कौन कौन से हैं जहाँ पर यक्ष होते थे, यानी कि यक्ष जहाँ पे होते थे वहाँ पर ही जो है अग्निवेदियाँ मिली, यानी कि अग्निवेदियाँ ही यक्ष करने के लिए बनाई जाती थी। तो 10 का जो है दोस्तों कालीबंगा से अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं। दूसरा नाम जो है इसमें लोथल है नहीं है, लोथल से भी दोस्तों अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं। और कालीबंगा से दोस्तों वहाँ से काले रंग की चूड़ी मिलने के कारण इस स्थान का नाम कालीबंगा रखा गया है। प्रश्न नंबर 11 है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ए है वसन, बी है गोरखनाथ, सी है कुशिक, डी है लकुलिश। तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक जो है लकुलिश थे, जिन्हें जो है रुद्र जो हुए हैं देवता उनका 28वां अवतार भी इनको माना जाता है। इनका जन्म जो है कायारोपण नामक स्थल पर हुआ था।
प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से किस संप्रदाय में पंचम कारों का विधान प्राप्त होता है या पंचम कारों का विधान है? ए कोल संप्रदाय में, बी जो है पाशुपत संप्रदाय में, सी है शैव संप्रदाय में, डी है त्रिक संप्रदाय में। तो दोस्तों कोल संप्रदाय में जो है पंचम कारों का विधान है। ये पंचम कार जो थे, एक तो मांस, दूसरा मदिरा, तीसरा मत्स्य और चौथा मुद्रा और पांचवा मैथुन है। प्रश्न नंबर 13 है, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है? ए में 8, बी में 9, सी में 10, डी में 11। दोस्तों ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। तो भागवत धर्म में जो है 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से पंचरात व्यूह के 4 देवता कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन के तौर पर दिए हैं। नंबर 1 पर दिया है अनिरुद्ध, बी पर दिया है लक्ष्मी, सी पर दिया है प्रद्युम्न, डी में दिया सामम, वो क्या नंबर 4 में, 5 में दिया है शंकरन, और 6 में दिया वासुदेव। तो दोस्तों जो 5 रात व्यूह के 4 देवता थे उनके नाम है वासुदेव, शंकरन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये चारों जो व्यूह मिलकर 16 जो है उपव्यूह का भी निर्माण करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, तीसरा, 5 और 6। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लेखित है? ए में दिया है डेमेट्रियस, बी में दिया है मेनांडर, सी में दिया है स्ट्रेटो, डी में दिया है एंटियोकलिस कैलिकदस। तो दोस्तों इसमें जो है आपको पता होगा, जो यूनानी शासकों में से एक भारतीय बौद्ध साहित्य में जो है मेनांडर का वर्णन मिलता है, क्योंकि बौद्ध साहित्य में भारतीय यूनानी शासक मेनांडर ने जो है वो एक मिलिंद पंदो नाम के जो ग्रंथ है उसमें इनका और नागसेन का जो आपसी वार्तालाप हुआ, या नाग कहा जाता है कि नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने इनको शिक्षा दी थी, और उनके शिक्षा का वार्तालाप और दूसरे वार्तालाप इसमें शामिल किए गए हैं। तो एक जो है मिलिंदर, इनको जैसे मेनांडर नाम है, मिलिंद इनको कहा गया है, यानी कि माना गया है। प्रश्न नंबर 16, वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया? ए में प्रतिहार ए परमार, बी में पाल एवं चंदेल, सी में प्रतिहार पाल और डी में चालुक्य और चहमान। तो दोस्तों 16 का जो है सी ऑप्शन सही है। प्रतिहार और पालों ने जो है राष्ट्रकूट वंशों का, जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, उनका मुकाबला किया है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? ए में दिया है पृथ्वीराज चौहान ने, बी में दिया है जयचंद ने, सी में दिया है विद्याधरन चंदेल ने, डी में दिया भीम द्वितीय। तो दोस्तों 17 का जो है ये गुजरात के में जो है एक बघेल वंश था और उसके शासक का नाम था भीम द्वितीय। और भारतीय नरेशों में वह पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पराज कर दिया था 1178 ईस्वी में। मोहम्मद और उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी ने काफ़ी समय तक भारत पे पराजित होने के बाद आक्रमण नहीं किया था। प्रश्न नंबर 18 है, जयपाल किस वंश का शासक था? ए चंदेल वंश का, बी हिंदुशाही वंश का, सी प्रतिहार वंश का, डी परमार वंश का। तो दोस्तों जो जयपाल शासक था वह हिंदुशाही वंश का शासक था, और सबसे पहला जो आक्रमण किया था किसने? महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में वह जयपाल हिंदुशाही वंश के शासक पे ही किया था। और जयपाल की जो राजधानी थी वेहंद, एक जगह स्थान है अभी जो है इस समय पाकिस्तान में है, उसको जो है उस पर आक्रमण किया था, उसको पूरी तरह से उसकी संपत्ति को पूरी को लूट लिया था, और लूटने के बाद जो है उसको भी घोर अपमानित किया था। जयपाल ने जो है इसको अपमान को नहीं सह पाया था, और नहीं सह पाने के कारण उसने अपने को कहने मतलब आग के हवाले कर दिया और खुद जल के मर गया था। प्रश्न नंबर 19 है, मुस्लिम आक्रमणकारियों में विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? ए है जाति व्यवस्था का दोष, बी है धार्मिक संघर्ष, सी है राजनीतिक एकता का अभाव, डी है सेना की दुर्बलता। तो दोस्तों 19 में जो दिया गया है सबसे पहले
हिंदू शासकों में उस समय जो है राजनीतिक एकता का अभाव था, क्योंकि एक शासक, भारतीय शासक दूसरे शासक को युद्ध में हराने के लिए या उसको पराजित कराने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों को आमंत्रित किया करते थे। प्रश्न नंबर 20 है, कपूर मंजरी का लेखक राजशेखर जिस शासक के दरबार में सुविष्ट करता था उनका क्या नाम था? ए महेंद्रपाल प्रथम, बी कीर्तिवर्मन, सी भोज परमार, डी धर्मपाल। तो दोस्तों 20 का जो है कपूर मंजरी के जो लेखक थे राजशेखर, वह गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक थे महेंद्रपाल प्रथम, जिनका कार्यकाल समय जो है 885 से लेकर 910 ईस्वी तक था, के दरबार में सुविष्ट करते थे। और राजशेखर ने जो है कपूर मंजरी के अलावा भी उनकी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिसमें हरविलास, भुवन कोश, बाल रामायण, ये महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 21 है, तबकात नासिरी का लेखक कौन था? तो इसमें दिया गया है ऑप्शन दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद, बी मिनहाज उस सिराज, सी अमीर खुसरो, डी जियाउद्दीन बन्नी। तो 21 का नासिरुद्दीन महमूद का दरबारी मिनहाज उस सिराज था, जिसने तबकात नासिरी की रचना की थी। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सी नगरी लोधी सुल्तानों की राजधानी थी? ए आगरा, बी लोधी, ए आगरा, बी लाहौर, सी दिल्ली, डी फिरोजाबाद। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिल्ली सल्तनत जब शुरू होता है तो कुछ समय पहले प्रथम में जो है राजधानी लाहौर रहती है, वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। जैसे ही इल्तुतमिश शासक बनता है उसके बाद जो राजधानी को क्या है दिल्ली लेके आ जाते हैं। और गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश के समय में राजधानी जो है उस समय भारत के जो है दिल्ली ही रहती है। लेकिन जैसे ही लास्ट में लोधी वंश का पतन होता है, मुगल काल वंश आता है, तो मुगल काल सबसे पहले राजधानी आगरा ले जाते हैं। आगरा के बाद जो है बाबर के समय, हुमायूं के समय राजधानी लगभग आगरा में रहती है। और फिर उसके बाद जो है कुछ समय के लिए लाहौर भी राजधानी चली जाती है। लेकिन जैसे ही अकबर द्वारा जो है गुजरात विजय प्राप्त कर ली जाती है, तो वह फतेहपुर से उसके बाद उसकी याद में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करते हैं और वहाँ पर अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बना लेते हैं। फिर उसके बाद जो है बीच में कई बार जैसे मान लिया अलग अलग शासक हुए, मुगलों ने भी अपने कुछ समय के लिए राजधानी को चेंज करते रहे, लेकिन ज़्यादातर राजधानी दिल्ली ही रहा। तो लेकिन दिल्ली सल्तनत में ज़्यादातर राजधानी वो जो 5 राजवंश थे उनकी दिल्ली में ही रही। प्रश्न नंबर 23 है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद गोरी, डी बलबन। तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, मोहम्मद गोरी ने जो है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का पहला उत्तराधिकारी बनाया। उसे मलिक की उपाधि प्रदान कर दी थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुछ समय 1206 से लेकर 1210 तक जीवित रहा और बगदाद के खलीफाओं ने उसको सुल्तान की वैधानिकता नहीं दी थी। परंतु दामाद इल्तुतमिश यानी कि इल्तुतमिश जो उसका दामाद था, 1211 से 1236 को जो है उसने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की और दिल्ली का जो है एक वैधानिक सुल्तान बन गया था। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर के, दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किसने की थी? ए बलबन ने, बी जो मोहम्मद बिन तुगलक ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, डी फिरोज शाह तुगलक ने। तो 24 का दोस्तों सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का जो समय 1296 से लेकर 1316 तक का है। उन्होंने जो है सिकंदर शाही यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी और अपने नाम के साथ साथ में सिक्के भी चलाए थे। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 में है, बलवंत अपने को किसका वंशज मानता था? ए चंगेज खान का, बी जो है महमूद गजनवी का, सी अब्बासी खलीफाओं का, डी जो है अफरा
सियाव का। तो दोस्तों 25 का जो है बलवंत, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। बलवंत अपने को जो है अफरासियाब एक वंश था, उस वंश का मानता था, जिसका वर्णन फिरदौसी ने, जो फिरदौसी द्वारा लिखित एक रचना है शाहनामा में किया है। प्रश्न नंबर 26 है, वह कौन शासक था जिसने एक सैनिक को निरीक्षक लिपि को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था। कहने का मतलब ये है दोस्तों, वह कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक है जिसने एक निरीक्षक लिपि को जो है सोने का सिक्का भ्रष्टाचार के रूप में दिया था। और दोस्तों यह क्वेश्चन भी आ चुका है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था। ए में है नासिरुद्दीन महमूद, बी में है जलालुद्दीन खिलजी, सी में है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और डी है फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों 26 का जो है फिरोज शाह तुगलक, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने एक जो है सैनिक निरीक्षक के पद पर लिपिक था, यानी कि निरीक्षक का मतलब इंस्पेक्टर, जो है इंस्पेक्टर एम थे, उनको जो है घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था। और वो घूस देने का एक कारण यह था कि जो उनके पास घोड़ा था, उस घोड़े को कुछ कमी होती होगी या कुछ कारण होंगे, लेकिन वह दौड़ वहाँ पर होती थी, एक दौड़ में शामिल करना चाहते थे। उस दौड़ में शामिल होने के लिए उन्होंने एक निरीक्षक को सोने का सिक्के में दिया था। कहना मतलब भ्रष्टाचार के तौर पे या भ्रष्टाचार को बढ़ावा करने के लिए। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 27 है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक है कृष्णदेव राय, बी है हरिहर बुक्का, सी है देवराय द्वितीय, डी है सदाशिव। तो 27 का अगर देखा जाए तो दोस्तों आपको पता ही होगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1436 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, उन्होंने की थी। हालांकि पहले उनको कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा महमूद बिन तुगलक द्वारा बंदी बना लिया था, फिर उनको छोड़ दिया गया। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने जो तुंगभद्रा नदी है उसके तट पर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और उनके जो दो गुरु थे, एक का नाम था सारण और दूसरे का नाम था विद्यारण। दोनों विद्वानों के मिलके दोनों विद्वानों के सहयोग से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 28 है, विजयनगर साम्राज्य के पूर्वोत्तर काल में निम्नलिखित में से किस टीका की रचना हुई। यानी कि कहने का मतलब ये है, विजयनगर साम्राज्य में जो है उस समय किस पर एक टीका लिखी गई। मनुस्मृति पर मेघातिथि की टीका, या नारद स्मृति पर जो है ऐसाहे की टीका, या पराशर स्मृति पर जो है माधव की टीका, या डी है याक्षवल्य स्मृति पर विज्ञान विश्व की टीका। तो दोस्तों काल निर्णय यानी नामक पराशर स्मृति पर जो है विजयनगर के विद्वान थे एक माधव, उन्होंने जो है 1360 ईस्वी में टीका लिखी थी। 1360 1460। दोस्तों इसको कंफर्म कर लेना, मैं लिखने में गलती कर गया होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 29 पे चलते हैं। निम्न में से किस भाषा में विजयनगर के शासक एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। दोस्तों वैसे तो 4 वंश हुए हैं विजयनगर में, आपको मैं वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा डिफरेंस डीप में बताऊंगा। तो उनमें से कृष्णदेव राय हैं, उन्होंने अपने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है अमुक्तमाल्यद। तो इसकी रचना किस भाषा में हुई है। ए संस्कृत, बी तेलुगु, सी तमिल, डी कन्नड़। तो दोस्तों जो है विजयनगर के शासक जो थे कृष्णदेव राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक या प्रसिद्ध ग्रंथ जो है अमुक्तमाल्यद की रचना जो तेलुगु भाषा में की है। प्रश्न नंबर 30 है, विजयनगर साम्राज्य में अमरन शब्द का क्या अर्थ था। ब्राह्मणों को दिया गया अनुदान, बी सैनिक को दिया गया अनुदान, बी सी है जो विद्वानों को कवियों को दिया गया अनुदान, और डी है विधवाओं और निर्धनों को दिया गया अनुदान। तो 30 विजयनगर साम्राज्य में सैनिक नायक यानी नायकों को जो वेतन के बदले भूमि दी जाती थी,
जो सैनिकों के वह अपने जो सैनिक उनके नायकों के अंडर होते थे उनके रखरखाव या उनके घोड़े होते थे उनके खर्च पाने की व्यवस्था करते थे, इसको उसके बदले में भूमि दी जाती थी। इस तरह की प्रदत्त भूमि को जो है अमरन कहा जाता था और भूमि को प्रयोग करने वाले नायक को या सेनापति को जो है अमर कहा जाता था। प्रश्न नंबर 31 है, विजयनगर साम्राज्य के में जो है आयंगर संबंधी कौन थे? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए ग्राम प्रशासन, बी न्याय प्रशासन से संबंधित थे, सी सैन्य प्रशासन से संबंधित थे या डी राजस्व प्रशासन से संबंधित थे। तो दोस्तों 21 का जो है ए, विजयनगर साम्राज्य में सबसे छोटी इकाई अगर देखा जाए या किसी भी साम्राज्य की जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती थी वो ग्राम ही होती थी, लेकिन विजयनगर में वो चोल वंश में गांव को ज़्यादा महत्व दिया गया क्योंकि गांव लेवल पे विजयनगर चोल वंश में ही समितियों का वर्णन ज़्यादातर मिलता है। ग्राम की व्यवस्था को देखने के लिए एक गांव में ही 12 प्रशासनिक अधिकारियों का एक नियुक्त समिति कह लो उसको या समूह कह लो या एक संस्था कह लो, जो है 12 प्रशासनिक अधिकारियों की बनाई जाती थी। इस समूह को जो है आयंगार कहा जाता था। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से किस वैष्णव संत का जन्म वाराणसी में हुआ था? ए है बल्लवाचार्य का, बी है चैतन्य का, सी है रामानंद का, डी है नामदेव का। तो दोस्तों 32 का जो सुप्रसिद्ध वैष्णव संत जो शुद्ध देववाद के जो एक संप्रदाय है उसके प्रचार किया है, उसकी स्थापना की है। बल्लवाचार्य का जन्म जो है 1479 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। वैसे तो इनके माता पिता दोस्तों जो है तेलुगु ब्राह्मण थे, लेकिन वह इनके माता पिता तीर्थ यात्रा करने के लिए कहाँ पर वाराणसी में आए थे और उसी समय जब तीर्थ यात्रा पर आए तो इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 और आज का वीडियो का आखिरी, क्योंकि इससे ज़्यादा वीडियो बनाने से दोस्तों बहुत लंबा हो जाता है। तो आज का है, शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी सूफी संप्रदाय हैं जैसे चिश्ती संप्रदाय हो गया, कादारिया संप्रदाय हो गया, सुहरावर्दी संप्रदाय हो गया और सत्तारी संप्रदाय हो गया, आपको इनके जितने भी सूफी हुए हैं इनका एक बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन से, और इनको ज़्यादा आपको जैसे चिश्ती संप्रदाय है आपको एक क्रम से एक बार याद कर लिया कि इतने समय तक क्या था, इनके चेले ये थे, चेले के बाद गुरु बन गए, फिर इनके चेले ये थे, आप इसको नॉर्मली बता सकते हैं। तो दोस्तों 33 का अगर हम बात करते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया जिनको जो है महबूब इलाही भी के नाम से भी पुकारा जाता था, कहा जाता था, और यह जो है जो चिश्ती संप्रदाय के ही जो है एक सूफी थे जिनका नाम बाबा फरीद था, उनके शिष्य थे। और अगर इनके शिष्य के ये जो है किसके, बाबा फरीद के शिष्य थे। और इनके शिष्य की बात की जाए तो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं अमीर खुसरो, वो इनके ही शिष्य थे, यानी कि इनके गुरु बाबा फरीद और इनके शिष्य अमीर खुसरो थे। और जो शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में है और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अजमेर में है दोस्तों। तो दिल्ली में जो हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है उसी के पास इनकी दरगाह बनाई गई है। दोस्तों आज के वीडियो में जो है सिर्फ हम 33 क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा 33 क्वेश्चन करेंगे। हालांकि इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाई हैं, उसमें भी 20 से 25 सेट हैं, आप उनको देख सकते हो। और अभी मैं फिर दोबारा से जो है कुछ जो छूट गए थे या दूसरा जो है वीडियो इनके बना रहा हूँ, जो आपके नेट एग्ज़ाम संबंधी जो हिस्ट्री का है या यूपीएससी एग्ज़ाम या पीसीएस एग्ज़ाम संबंधी इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।